नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि के CUET प्रोग्राम में। मेरा नाम है खुशहाल और आज हम बात करने वाले हैं CUET के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए दिए गए सिलेबस की। केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ जानेंगे कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट कैसा है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी एक सब्जेक्ट को मुझे चुनना हो तो मैं केमिस्ट्री को चुनूंगी, क्योंकि मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। आप पूरी दिनचर्या को उठाकर देख लीजिए, सुबह उठते ही और रात को सोने तक आपके चारों तरफ केमिस्ट्री है। मैं ये बात कर रही हूँ, ये केमिस्ट्री है। मेरा हाथ केमिस्ट्री है, ये पेन केमिस्ट्री है, ये पैनल केमिस्ट्री है। क्यों? ये पैनल किससे बना है? पॉलीमर्स से बना है। किसके? प्लास्टिक के या किसी भी और चीज़ के। तो वो किसके अंतर्गत आता है? केमिस्ट्री के। ठीक है, ये पॉलीमर से बना है, ये भी केमिस्ट्री है। मैं बात कर रही हूँ तो मेरे बात करने में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। किसका? किसी एंजाइम का, किसी हार्मोन का, ठीक है, डाइजेशन का। जो बायोलॉजी में भी हम चीज़ें पढ़ते हैं, जो हम डाइजेशन पढ़ते हैं। अब जैसे डाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, डाइजेशन से क्या आ रही है? एनर्जी आ रही है। एनर्जी अगेन पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। आप सुबह सोकर उठते हैं, आपका मूड कैसा है, आप कैसा फील कर रहे हैं, वो केमिस्ट्री है। ठीक है, और जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना केमिकल लोचा, तो सब कुछ केमिकल लोचा ही है। सुबह सोकर उठने से लगाकर रात को सोने तक। आप ब्रश कर रहे हैं, फाइबर से बना हुआ है, केमिस्ट्री है अगेन। उसके बाद आप बैग पैक करते हैं, वो बैग केमिस्ट्री है। ठीक है, और अगर हम बड़े स्केल पर देखें तो ये पूरा जो अर्थ है ये किससे मिलकर बना हुआ है? डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसको भी हम केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। फिर ये यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उन पार्टिकल को हम केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। ना ही कोई चीज़ केमिस्ट्री से अछूती है और ना ही कोई सब्जेक्ट अछूता है। अगर हम देखें तो अगर हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, अगर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम उसमें केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सॉइल का pH कितना है, तो वो क्या है? केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री मोस्ट रिलेवेंट है। सबसे ज़्यादा आप उससे रिलेट कर सकते हो आपके व्यवहारिक जीवन में। हर तरफ, हर बार, हर वक्त जो चीज़ साथ चल रही है वो क्या है? वो केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री एक हल्का फुल्का सब्जेक्ट है क्योंकि हमारे चारों तरफ केमिस्ट्री है। तो उसी से रिलेट करके आज के हम सिलेबस को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। क्योंकि जब हम CUET का एग्ज़ाम देंगे, मैंने पहले भी ये बात बोली है, आज भी बोल रही हूँ, जब हमने बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस किया था तब भी, कि सिलेबस डिस्कशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सिलेबस ही हमें डायरेक्शन देगा कि हमें किस लाइन पर चढ़कर अपने गोल को अचीव करना है। तो अगर मैं केमिस्ट्री के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करूँ, जैसे कि हम केमिस्ट्री को भी करते हैं, तो यहाँ पर भी केमिस्ट्री को हमें मोटा मोटा 3 भाग में डिवाइड करना है। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन। और अंतिम रहेगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। तो जो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है वो भी बिल्कुल इसी तरतीब से दिया हुआ है। अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो जो सिलेबस में 1 से 5 यूनिट दी हुई है वो हमारी किसके अंतर्गत आती है? फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। अभी हम देख भी लेंगे इस चीज़ को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग 6 से और 9 तक हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ये सारी यूनिट्स कवर हो जाएंगी और 10 ऑनवर्ड्स हमारी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम इन यूनिट्स को पढ़ेंगे। 10 के बाद जो यूनिट्स हैं उसमें से 1-2 यूनिट्स आखिर की ऐसी हैं, आखिरी जो यूनिट्स हैं वो ऐसी यूनिट्स हैं जिनको हम ऑर्गेनिक का पार्ट नहीं भी मानेंगे, लेकिन वो एक जनरल केमिस्ट्री के बारे में है, जिसका नाम ही है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी कि आपके दैनिक जीवन में केमिस्ट्री की क्या भूमिका है।
ठीक है, तो टोटल हमारे पास 16 यूनिट्स हैं सिलेबस में, और अब हम उनको एक एक करके समझेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहली इकाई से। पहला यूनिट जो है हमारा वो है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। अब हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि कोई भी चीज सॉलिड क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जो सॉलिड चीज को बनाने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत पास होते हैं, उनके बीच में गैप कम होता है। जब हम छोटे में पढ़ते हैं कि मैटर आर ऑफ टू टाइप, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, पदार्थ की 3 ही अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, और उन तीनों के अंतर को भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी की एडवांस स्टेज हमारे सिलेबस में है। हम यहाँ समझेंगे कि जो ठोस है वो ठोस क्यों है, क्या चीज है जो ठोस को ठोस बनाए हुए है, और उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी हमारी एकक कोष्ठिका। आपने किताबों में ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा। ये स्ट्रक्चर आपने किताबों में देखा होगा, ठीक। बस यही एकक कोष्ठिका है और हमारी पूरी यूनिट इसी के चारों तरफ घूमती रहेगी, ठीक है। इस तरह की संरचना आपने देखी होगी, इसे कहते हैं एकक कोष्ठिका, ठीक। यूनिट सेल इसे कहते हैं, यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं यूनिट सेल, ठीक है। और इसके डायमेंशंस भी हम पढ़े हैं, अगर आपको ध्यान हो 11th के सिलेबस में था अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। तो इसके डायमेंशंस क्या होते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड, और इसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो इससे रिलेट करके हम अपनी एकक कोष्ठिका को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ठोस जो बनता है, जो ठोस अवस्था है किसी भी पदार्थ की, उसमें एकक कोष्ठिका की क्या भूमिका है। जो स्ट्रक्चर होता है ठोस, वो हम जानते हैं कि 2 तरह से बना होता है। उनका जो अरेंजमेंट होता है वो 2 ही तरीकों से हो सकता है, या तो क्रिस्टलीय ठोस या फिर अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। क्रिस्टलाइन का मतलब बहुत तरतीब से होना, जैसे जब प्रेयर की लाइन लगती है सुबह, तो वहां सब क्या खड़े होते हैं, वहां सब लाइन से खड़े होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। या जब परेड होती है मिलिट्री में, आप देखते होंगे, आर्मी वालों को देखते होंगे, 26 जनवरी की परेड होती है, कितना एकदम अलाइनमेंट होता है, कितना एक साथ सब चल रहे होते हैं। तो वो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है, ठीक है। और अमॉर्फस का मतलब ही है, जब भी ए बिना गैप के आएगा उसका मतलब ही होता है एब्सेंट से। तो अमॉर्फस का मतलब जहाँ जो परेड है, अब ये समझ लीजिए, एक परेड है जो सेना के जवान कर रहे हैं, और एक परेड है जिसमें 1st क्लास से 12th क्लास के बच्चे कर रहे हैं, जिसका कोई क्या है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, किसी का हाथ आगे जा रहा है तो किसी का हाथ पीछे जा रहा है। तो उसी तरह सॉलिड्स भी बिहेव करते हैं। कुछ सॉलिड्स होते हैं जिनका अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा फिक्स होता है, और कुछ सॉलिड होते हैं जिनका अरेंजमेंट बहुत ही बिखरा हुआ होता है, लेकिन वो फिर भी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो उसी से रिलेट करके हम इन दोनों टर्म्स को पढ़ेंगे अपने आने वाले सेशंस में और समझेंगे, ठीक है। उसकी ही द्विविमीय और त्रिविमीय यानी 3D, 2D और 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे, पर यहाँ पर भी देख लेते हैं, पैकिंग इन सॉलिड्स, यही जो मैंने अभी आपको बताया कि 2D में और 3D में किस तरह की सॉलिड्स की पैकिंग होती है। फिर हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी में मेनली हम BCC और SCC की बात करेंगे। ये क्या है ये हम आगे देख लेंगे, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है इसमें। आपने पढ़ा भी हुआ है 11th में थोड़ा थोड़ा, और ये इजीली कवर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दे के चल रही हूँ। फिर हम बात करेंगे वॉइड्स की। वॉइड्स का मतलब होता है रिक्तियाँ, ठीक है। यहाँ देखते हैं कहाँ है हमारा रिक्तियाँ, ठीक है। जब कोई भी क्रिस्टलाइन फॉर्म बनती है, जब कोई भी ठोस बनता है, जब अरेंजमेंट बनता है, तो उसमें कुछ गैप होता है, कुछ रिक्तियाँ होती हैं, उसी को हम यहाँ पर, उसी के बारे में हम बात करेंगे। और वो रिक्तियाँ कितने तरह की हो सकती हैं उसके टाइप्स पर हमारे सिलेबस में है, तो उसको हम यहाँ कवर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे सिलेबस में है बिंदु दोष। बिंदु दोष का मोटा मतलब अगर मैं आपको बताऊं, तो जब कोई भी क्रिस्टल फॉर्म होता है
तो उसमें बहुत सारे क्या हो जाते हैं, उसमें बहुत सारी डेफिशिएंसी होती है, डिफेक्ट्स होते हैं एक्चुअली। तो वो जो डिफेक्ट्स हैं वो कई तरह के होते हैं, जिसमें से हमारे सिलेबस में जो डिफेक्ट है वो है पॉइंट डिफेक्ट्स। तो पॉइंट डिफेक्ट की हम बात करेंगे, ठीक। उसके अलावा हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, ठीक है, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स की, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, और एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स के, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आइडिया है पहली यूनिट का। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो पहली यूनिट में हम बात करेंगे ठोस अवस्था से जुड़ी हुई सारी विशेषताएं, वो कैसे बन रहा है एक ठोस। उसमें भी एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जिसका नाम है एकक कोष्ठिका, और एकक कोष्ठिका से ही जुड़ी हुई टर्म्स है क्रिस्टलीय ठोस, और उसके अलावा लैटिस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको हम पहली यूनिट में कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। हमारी सेकेंड यूनिट है सॉल्यूशंस। कैसे सॉल्यूशन? वैसा ही सॉल्यूशन जो हम दिन भर पीते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक का सॉल्यूशन पीते हैं, नींबू पानी का सॉल्यूशन पीते हैं, पानी में चीनी और नमक और नींबू डाल के पीते हैं, तो उसी सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट, ठीक है। जब कोई विलयन बनता है तो वो किससे मिलकर बनता है, विलायक और विलय, ठीक है। तो हम यहाँ सॉल्वेंट सोल्यूट की बात करेंगे कि क्यों सॉल्यूशन में कौन विलायक कहलाता है, कौन विलय कहलाता है, और हम बात करेंगे विलयन के प्रकार की, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। इस यूनिट के अंतर्गत जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं द्रवों में ठोसों के विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना। देखो कितना मुश्किल लग रहा है कि द्रवों में ठोसों के विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना, ऐसी घबराहट हो रही है सुन के भी, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक से बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हमें इसमें बस इतना ही समझना है कि जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो वो एक समय तक घुलती है घुलती है घुलती है, और एक समय के बाद हमें समझ आ जाता है कि अब इस पानी में चीनी नहीं घुलेगी। तो वो चीनी क्यों नहीं घुल रही है, ठीक है, उसका रीजन है सांद्रता, और इसी को हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेकंड, द्रवों में गैसों की विलयता। अच्छा ठीक है, अब मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जहां पर लिक्विड में गैस मिक्स हो, ठीक है। जैसे यहाँ तो लिक्विड में सॉलिड मिक्स है, हम बता पा रहे हैं कि पानी में चीनी मिक्स कर देते हैं, और लिक्विड में अगर गैस मिक्स हो, उसका एक एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है पानी। पानी में गैस मिक्स होती है, ये हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि समुद्र में इतने सारे जो जलीय जीव रहते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं, वो पानी से ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो यानी पानी में क्या घुला हुआ है, पानी में घुली हुई है ऑक्सीजन। तो उसी एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार हम उसमें भी देख लेते हैं ट्रांसलेशन में, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। मैंने हमेशा ये बात कही है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए हमें ट्रांसलेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार वो वर्ड आपको देवनागरी में दे देगा लेकिन देगा इंग्लिश वाला, ठीक है। जैसे वो लिख देगा कोलाइड, कोलाइडल सॉल्यूशन या कुछ भी, ठीक है। अब आपको दोनों टर्म्स पता होनी चाहिए, हिंदी वाली भी पता होनी चाहिए, इंग्लिश वाली भी पता होनी चाहिए। तो इसलिए हम पूरे सिलेबस में पूरे टाइम कोशिश करेंगे कि हम दोनों ही लैंग्वेज के ऊपर कमांड करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो हमारी 4 तरह की होती हैं। अच्छा ठीक है, एक बात और, जब हम ये पढ़ेंगे ना, ये वाला जब हम पढ़ेंगे कि expression of concentration of solutions of solids in liquids, the solubility of gas in liquids, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, हमने 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जिसमें हमें वापस 11th के सिलेबस पर जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें समझने के लिए, कुछ बेस बनाने के लिए अपने टॉपिक का हम पीछे जाएंगे, उसे शॉर्ट में समझेंगे और फिर अपने सिलेबस पे लौट के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो हमारी 4 हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी 4 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से पहली हमारी जो
प्रॉपर्टी है वह है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसको हम किस में पढ़ते हैं, राउल्ट के नियम में पढ़ते हैं। अगर आपको याद हो मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इसमें हम पढ़ेंगे, आपने 12th में ही पढ़ा होगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और राउल्ट लॉ जब हम पढ़ते हैं तो साथ में हम डाल्टन का सिद्धांत पढ़ते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो इसको हम कवर करेंगे। ये पहला अनुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है। दूसरा है हमारा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा है हिमांक का अवनमन और चौथा है परासरण दाब, ठीक है। तो हम इन चारों गुणधर्म को पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं इनको। अनुसंख्यक गुणधर्म का प्रयोग कर आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। असामान्य आणविक द्रव्यमान जिसको हम पढ़ेंगे किसके बिहाफ पे, वॉन हाफ गुणक के हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये है हमारी सेकेंड यूनिट, इसमें हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। अब अगर थर्ड यूनिट को मैं एक शब्द में आपको समझाऊं, एक लाइन में आपको समझाऊं, तो विद्युत रसायन, विद्युत और रसायन। जो हमारी तीसरी यूनिट है बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। दरअसल जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो केमिकल रिएक्शन जब किसी इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में हो, इसको इसी तरह समझ लीजिए अभी के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम पूरी उसको पढ़ते हैं हम यूनिट में, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, सांद्रता के साथ चालकता, विशिष्ट चालकत्व, मोलर चालकता में परिवर्तन, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, कोलराउश के नियम, ठीक, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन के नियम, ठीक। और सूखे सेल्स पढ़ेंगे, फ्यूल सेल्स पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है, गैल्वेनी सेल्स पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल, और पढ़ेंगे लेड संचालन सेल का ईएमएफ, ठीक है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव, नर्नेस्ट इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आप जानते हैं, ठीक है, नर्नेस्ट इक्वेशन। और रासायनिक सेलों में इसके अनुप्रयोग को पढ़ेंगे, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन और सेल के ईएमएफ में संबंध पढ़ेंगे, फ्यूल सेल जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो यही सब हमें इसमें पढ़ना है। आपको याद होगा, अगर एक शब्द याद होगा, कैथोड, एनोड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस यूनिट में पूरे टाइम यही सब खेल चलने वाला है। अगली यूनिट की अगर हम बात करें तो अगली यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स, यानी रासायनिक बलगति। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स कुछ नहीं, जब हमने 11th क्लास का सिलेबस देखा हो, पढ़ा हो, तो हमने समझा था कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, अगर हमें पता करना है कि उस केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, तो उसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते थे, थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है। ठीक उसी तरह जब हमें किसी केमिकल रिएक्शन का रेट पता करना हो, ठीक है, जब हमें किसी केमिकल रिएक्शन का क्या पता करना है, रेट, उसकी दर पता करनी है कि वो केमिकल रिएक्शन किस दर से चलेगी, किस दर से नहीं चलेगी, उसको हम किसके अंतर्गत समझते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स दोनों ही केमिकल रिएक्शन से संबंधित है। एक हमें डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन समझाती है एक यूनिट, और एक यूनिट हमें समझाती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग, औसत और तात्कालिक, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। और कौन कौन से कारक हम इसमें पढ़ेंगे, सांद्रता, तापमान, उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, वेग नियम और विशिष्ट वेग स्थिरांक। देखिए वेग 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 यानी वही है, इसका मतलब कि दर क्या है, उसका रेट क्या है केमिकल रिएक्शन का। समाकलिक वेग समीकरण एवं अर्धायु, हाफ लाइफ, जो हमने एक बार देख लेते हैं इसको यहाँ, हाफ लाइफ, ठीक है। और ये हमें किस किस की देखनी है, ओनली फॉर जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए देखनी है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है, जीरो ऑर्डर क्या होती है, ये सब हम समझेंगे जब हम अपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे तब, ठीक है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा,
ठीक है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रहेगा वो आर्नियस समीकरण रहेगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही बातें रहेंगी, बहुत घबराने वाली बात नहीं है। फिर मैं कह रही हूँ कि केमिस्ट्री का सिलेबस दिखने में थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है कि 16 यूनिट्स हैं, कैसे कवर होंगी, लेकिन क्योंकि यूनिट्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्या हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ने में बहुत ईजी हो जाएंगी और एक दूसरे से संबंधित भी है, तो वो दिखने में जितनी विस्तारित लग रही है केमिस्ट्री का सिलेबस उतना नहीं है, वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, बहुत इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। अगली यूनिट की बात करते हैं। अगली यूनिट है पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, अगर आपको दो कॉन्सेप्ट याद हैं, एक तो टिंडल इफेक्ट और एक ब्राउनियन गति, ठीक है। ये दो इफेक्ट, इनको बेस बनाकर हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो अधिशोषण है वो किस तरीके से होता है, यानी किसी भी अभिक्रिया के लिए अधिशोषण की क्या भूमिका रहती है। टिंडल इफेक्ट आपको याद होगा कि सब एक्सपेरिमेंट भी करते हैं अपनी क्लासेस में कि हम 2 ग्लास रखेंगे, एक में सिर्फ पानी, एक में हम पानी के साथ थोड़ा सा मिल्क उसमें ऐड कर देंगे, और इधर से जब हम टॉर्च डालेंगे तो जो पानी है उसमें हमें लाइट नहीं दिखाई देगी, जबकि जिस पानी में हमने दूध मिलाया है उससे हमें एक लाइट जो है हमारी दिखाई देगी, एक बीम ऑफ लाइट दिखाई देगी। और ये किस वजह से हो रहा है, ये इसकी वजह है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट बहुत इजी इफेक्ट है, थोड़ा सा टिपिकल दिखता है, लेकिन अगेन जब हम उसे किसी एग्जाम्पल को सामने रख के समझेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। और इसी तरह ब्राउनियन गति, रॉबर्ट ब्राउन ने ये जो था, ये हमारा रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन गति का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने तो खैर ये एक सोल्यूशन में देखा था, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको डाला था, और उन्होंने माइक्रोस्कोप से स्टडी किया कि उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत रेंडम हो रही है, कोई कहीं भी जा रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है उनके मूवमेंट की। तो उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ये रेंडम मूवमेंट क्यों हो रही है, उसी को बेस बनाया ब्राउनियन गति के लिए, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया ब्राउनियन गति। इसको आप अगर समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक अंधेरा कमरा होता है और वहाँ एक खिड़की होती है या ऊपर की तरफ कोई रोशनदान होता है, तो वहाँ से जो लाइट आ रही होती है उसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देते हैं। आप कभी उनका मूवमेंट ऑब्जर्व करिएगा, उनका मूवमेंट बहुत रैंडम होता है, कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो बस ब्राउनियन गति यही है। ये हो क्यों रहा है, इसको समझने के लिए अगेन जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। समांगी, विषमांगी, ये सब चीज़ें इसमें पढ़नी है। जब हम हम चैप्टर्स कवर कर लेंगे पिछली यूनिट्स, तो ये कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाएगा, बहुत तेज़ी से निकल जाएगा ये यूनिट, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारी हो गई है सारी बात किसकी, फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास इतना ही सिलेबस है, 5 यूनिट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जैसे मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना सिर्फ अपने आप में एक सब्जेक्ट है, बल्कि हर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी है। अगर मैं कहूँ कि केमिस्ट्री इतिहास से भी संबंधित है, कैसे है, कॉपर एज पूरा एक टाइम रहा है हिस्ट्री में। आज भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बहुत कुछ डिपेंड होता है जब हमें कहीं से कोई भी मेटल प्राप्त होता है, तो वो मेटल क्या है, वो केमिस्ट्री है, ठीक है। लोह युग रहा है, ठीक है। चांदी, तांबा, सोने, इन सब के सिक्के रहे हैं पूरी हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री पूरी की पूरी अपने आप में अगर हम देखें तो क्या है, केमिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम कितनी चीज़ें हम इसके बेस पर पढ़ते हैं कि वहाँ ये मेटल पाया जाता था, इस दौरान ये इन सिक्कों का चलन था, सोने के सिक्कों का चलन था, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह डेडिकेटेड है किसे, पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल। तो अगर मैं कहूँ यूनिट 6 to 9, यूनिट 6 to 9 ये पूरी की पूरी डेडिकेटेड है किसे, सिर्फ इस पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। देखें कैसे। तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट 6 है, यूनिट 6 में क्या है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, यानी इसमें हम देखेंगे कि शोधन विधियां क्या क्या थी और किस किस की शोधन विधियां, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन, ठीक है।
तो ये रहा एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक और लोहे की उपलब्धता और इनके निष्कर्षण के सिद्धांत। ठीक है, और जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें ध्यान में रखनी होगी यूनिट नंबर 3। ठीक है, और यूनिट नंबर 3 को 6 से हम थोड़ा सा संबंध करके आपस में इनको पढ़ेंगे। ठीक है, सांद्रण पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ेंगे, वैद्युत अपघटनी विधि पढ़ेंगे और शोधन की विधियां, जैसे कि मैंने आपको कहा। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट है। अब इसके बाद जितनी भी यूनिट्स हैं, जैसे हमारी जो 7th यूनिट है वो पूरी की पूरी क्या है, पी ब्लॉक के तत्वों पर निर्भर है। पी ब्लॉक के तत्वों में क्या क्या हमें पढ़ना है, उसका सामान्य परिचय पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, उपलब्धता, ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, और भौतिक और रासायनिक गुणों की प्रवृत्ति इसमें हमें पढ़नी है। और उसमें भी हमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो किस पे, नाइट्रोजन, विरचन गुण और उपयोग, नाइट्रोजन के यौगिकों पर, ठीक है, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल के विरचन और गुण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, केवल संरचना पढ़नी है। ठीक है, फॉस्फोरस, तो मेनली हमारा फोकस रहेगा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पर। अपर रूप फॉस्फोरस के यौगिक, फॉस्फीन हैलाइड के विरचन और गुण और ऑक्सो अम्ल और उनका केवल सामान्य परिचय। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार, ये तो इसका ट्रांसलेशन हो गया। वर्ग 16 के तत्व, ठीक है, ये भी वही है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य परिचय। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा सल्फर स्पेसिफिकली। ठीक है, और जो चीजें हमने नाइट्रोजन के बारे में देखी हैं लगभग वही चीजें सल्फर के बारे में। वर्ग 16 के बाद 17, उसमें हम बात करेंगे मेनली हैलोजन, हैलोजन के यौगिक, क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विरचन गुण और उपयोग। ठीक है, उसके बाद अंतरा हैलोजन यौगिक और हैलोजन के ऑक्सो अम्ल। ठीक है, उनकी केवल संरचना हमें पढ़नी है। वर्ग 18 के तत्व, अगेन सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों की प्रवृत्ति और उपयोग। ठीक है, एक बार अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये पूरा हमारा क्या है, ये पी ब्लॉक है। पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो पहले हम पीरियोडिक टेबल को इस तरह से याद कर लेंगे कि हम बिना देखे पीरियोडिक टेबल को बना सके, ताकि फिर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की या किसी भी चीज़ की बात आती है तो हमें बहुत इजी रहता है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आपने 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनका बेस बनाने के लिए हमें 11th क्लास के सिलेबस से कुछ चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करना होगा। तो पीरियोडिक टेबल तो अपने आप में बहुत एक फनी चीज़ लगती है। आप सभी ने कुछ ना कुछ फंडा बनाया होगा इसको याद रखने का, जैसे ली बे, बक नॉफ, फूलों की बहार आई, ओमू सोमू सप्पे टेलीफोन, ना मांगो एल्यूमिनियम से पीला सिक्का। ठीक है, तो इस तरह के कुछ फंडे बना के हम उसको याद कर लेंगे, ताकि हमें किसी के भी जो एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो जो हमारी यहाँ पर यूनिट निकल के आई है 7, वो पूरी की पूरी डेडिकेटेड है पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन छोड़ देना, हीलियम इसमें एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ये हमारा है 8 यूनिट। ठीक है, और उसमें भी सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं की उपलब्धता और विशेषताएं, प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं के गुणों की सामान्य प्रवृत्ति, धात्विक गुण, अंतराकाशी यौगिक मिश्र धातुओं का बनना, K2Cr2O7, KMnO4 के विरचन और गुण। इसमें मेनली ये 2 ही रहेंगे। ठीक है, और डी ब्लॉक भी देख लेते हैं एक बार। तो डी ब्लॉक हमारा यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक है। ठीक है, मैं इसको इसी कलर से कर देती हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ये है डी ब्लॉक। ठीक, डी ब्लॉक। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी अगली यूनिट पे। अगली यूनिट है हमारी 9th यूनिट, और 9th यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ेंगे, इनका परिचय पढ़ेंगे, उपसह संयोजन संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जरूर आपको ध्यान आ रहा होगा, आपने लाइगेंड्स पढ़े होंगे। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद अगर हम देखें, ये लाइगेंड्स। ठीक है, परिचय, उपसह संयोजक संख्या, रंग, चुंबकीय गुण एवं आकृति, IUPAC नामकरण पढ़ेंगे हम। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसमें हम पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वर्नर्स थ्योरी, VBT, CFT, और पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म थोड़ा बहुत अगर आपको ध्यान हो तो समझ लीजिए कि शीशे में खुद को देखना, आइसोमेराइजेशन। ठीक है, वो सब हमें आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगा। अब शुरू हो जाता है, यहाँ तक हमने बात की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद अब हमारी टेंथ टू जो ऑनवर्ड यूनिट्स हैं, 10 से आगे की जितनी यूनिट्स हैं वो हमारी डिपेंड करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, जिसमें से आखिरी यूनिट और सेकेंड लास्ट यूनिट को भी हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो जनरल केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स हैं और हेलो एरीन है। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? हेलो एल्केन्स का अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं, अच्छा एक बात ध्यान रखनी है आपको, इस बात को यहीं पर स्टॉप करके मैं आपको बता देती हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बन से रिलेटेड जितनी केमिकल रिएक्शन, जितनी चीजें हैं वो हम किस में पढ़ते हैं, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन की अगर मैं बात करूं तो हम बात करेंगे उसके नॉमेनक्लेचर की, CX आबद्ध की प्रकृति। ठीक है, और भौतिक एवं रासायनिक गुण, प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि और ध्रुवन घूर्णन। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब कार्बन के साथ लीनियर चेन में कोई X कंपाउंड होता है तो उसे हेलो एल्केन्स कहते हैं, और कार्बन के साथ जब इसके साथ कोई कंपाउंड जुड़ा होता है X कंपाउंड, इसको हेलो एरीन कहते हैं। ठीक है, सब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा ही। ठीक, तो इसके बारे में है ये पूरी की पूरी 10th यूनिट। 11th यूनिट जो है हमारी एल्कोहल, फिनॉल और इथर। ठीक है, फिर अगेन हम उसके नॉमेनक्लेचर को देखेंगे, विरचन की विधियां देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने मत लग जाइएगा घर पे एल्कोहल। ठीक है, भौतिक और रासायनिक गुण देखेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल्स की हम पहचान देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, निर्जलन की क्रियाविधि, मेथनॉल और इथेनॉल, इनको विशेष संदर्भ सहित इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर बहुत ही शुरुआत की चीजें हैं, ना इनसे घबराना है ना परेशान होना है। मैं समझ रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग सभी को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, उसका रीज़न है उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। लेकिन एक और चीज़ समझनी है कि मैथ्स का जब कोई सवाल होता है, जब कोई चैप्टर होता है, अगर हमें उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो एक्सरसाइज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक वैसी ही चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कि क्यों OH यहाँ से निकलेगा, क्यों यहाँ जुड़ेगा, तो उसके बाद आपके लिए कोई भी केमिकल रिएक्शन उतनी ज़्यादा क्या मतलब हॉन्टेड नहीं रह जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि डर लग रहा है इस केमिकल रिएक्शन को करते हुए, समझ नहीं आ रहा है यहाँ ये क्यों आया। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट की तरह है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है उसमें। अगर कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो उससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला, अगर ये एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है तो 100% अगला जो हमारा होगा वो क्या होगा? अगला हमारा होगा एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक के सबसे जो ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स को एक साथ पढ़ेंगे। नाम पद्धति, कार्बोनिल समूह की प्रकृति, विरचन की विधियां, अगेन वही सारी चीजें हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे एक एल्डिहाइड्स में हाइड्रोजन के अभिक्रियाशीलता। ठीक है, और उसके उपयोग पढ़ेंगे। तो ये भी लगभग वैसी ही है एज इट इज। और कार्बोक्सिलिक अम्ल, सेम अम्लीय गुण पढ़ेंगे, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के। ठीक है, ये लगभग इस क्लासिफिकेशन की अंतिम कड़ी है कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन इसके बाद भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और जो पार्ट है वो है बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा ठीक है, उसके बाद एक और पार्ट रह जाता है हमारा जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, उसको इन्होंने एक यूनिट में दिया है कंबाइंड करके। उसमें हम देखेंगे कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है जिसमें क्या है नाइट्रोजन
उनको एक अलग यूनिट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा जैवणु यानी बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल्स, जैवणु, इनमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? जैवणु में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, यानी शुगर, सैकराइड्स, ठीक है, उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। एल्डोज और कीटोज, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स यानी एक यूनिट से बनने वाले शुगर, ठीक है। और ओलिगोसैकराइड्स पढ़ेंगे, यानी जो मोर देन 2 से बने होते हैं, उन्हें ओलिगोसैकराइड्स या पॉलीसैकराइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके सिलेबस में है और इनका महत्व भी। प्रोटीन पढ़ेंगे। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स में कौन सी चेन होती है? पेप्टाइड चेन होती है, और उसके मिलने से बनता है पॉलीपेप्टाइड, और एक पूरी चेन पॉलीपेप्टाइड की क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है। इसमें भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पढ़ेंगे। यहाँ पर इसका टर्चरी के बाद क्वाटरनरी भी दिया हुआ है, ठीक है, 4th। ठीक, ये हो गई है प्रोटीन की बात। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स में ही हम विटामिन्स पढ़ेंगे, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन और फंक्शंस। और अंत में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, ये भी बायोमॉलिक्यूल है, जिसमें हमारे पास है डीएनए और आरएनए। तो हम डीएनए आरएनए का जो एक सिंपल और बेसिक चीज़ें हैं वो हम यहाँ कवर करते हुए चलेंगे। डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उनके अंतर को देखेंगे, ठीक है। और अब है एक जनरल केमिस्ट्री का टॉपिक जो है पॉलीमर यानी बहुलक, और इसके अंत में होगा हमारा दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो पॉलीमर्स क्या है? पॉलीमर्स, बस एक पॉलीमर को जब भी आपके ध्यान में आए तो ध्यान रखिए, पॉलीथीन, इथीन का पॉलीमर पॉलीथीन कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे बहुलक हैं, बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, जिसमें से बहुत सारे जो पॉलीमर्स हैं वो हमारे क्या है? नेचुरल हैं और कुछ सिंथेटिक भी हैं, ठीक है। तो पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, बेकेलाइट, रबड़, ठीक है। और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि मेथड क्या है पॉलीमराइजेशन का, कोई चीज़ कैसे, पॉलीमर आपस में कैसे जुड़ते हैं, कैसे पॉलीमर बनता है, उन सब विधियों को भी हम यहाँ देखेंगे। और जैसा कि मैंने अंत में आपको कहा कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में केमिस्ट्री का क्या क्या योगदान है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम केमिकल्स इन मेडिसिन्स देखेंगे, ठीक है। तो मेडिकल में कितना ज़्यादा यूज है, जैसे मैंने आपको कहा था कि सुबह से रात तक सिर्फ केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है, जिसका एक बहुत बड़ा पार्ट क्या है, कितना ज़्यादा मेडिकल में केमिस्ट्री का यूज़ है, ठीक है। अभी पेंडेमिक में भी हमने देखा कितनी ज़्यादा, अभी वैक्सीन बन रही है, तो पूरा का पूरा बेस जो है वो केमिस्ट्री है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे पीड़ाहारी, प्रशांतक, प्रतिरोधी, ये सब वही है, ट्रैंक्विलाइजर, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, और एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी एसिड, एंटी हिस्टामिन्स, ठीक है। तो ये लगभग आपने सुना ही होगा डॉक्टर्स के मुंह से, ये सारे शब्द कभी ना कभी हमारे सामने होकर गुजरते ही हैं। और इसी का सेकंड पार्ट है भोजन में रसायन यानी केमिकल्स इन फूड। इसमें हम देखेंगे प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स कैसे होते हैं, कैसे कोई चीज़ मीठी नहीं होती लेकिन उसमें बाहर से आर्टिफिशियल स्वीट्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं कि जिनकी वजह से कोई चीज़ सड़ने से बचती है। हम देखते हैं ना बहुत सारे जूस ऐसे होते हैं, अगर हम नॉर्मली घर में जूस निकालें और उसको बाहर रख दें तो वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन जितने टेट्रा पैक आते हैं वो सब तो कहाँ ख़राब होते हैं, वो ख़राब क्यों नहीं हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं। और एलिमेंट्री आइडिया ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो ये है हमारा केमिस्ट्री का साबुन और अपमार्जक शोधन क्रिया, ये अंतिम टॉपिक है, यानी कि क्लिनजिंग एजेंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट क्लिनजिंग एक्शंस, ठीक है। उसकी लेक्चर की शुरुआत में मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि केमिस्ट्री हर तरफ है, तो सो के उठने से लगाकर आज हमने कपड़े धुलने तक केमिस्ट्री देख ली है और सारे दाग साफ कर दिए हैं, सारा सिलेबस कवर कर लिया है। तो सोप क्या है? सोप भी केमिस्ट्री है। एक कपड़ा गंदा है, आपने उसमें सोप लगाया, ऐसा क्या हुआ कि दाग हट गया कपड़े से और कपड़ा फटा भी नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ केमिस्ट्री है, अपने आसपास देखते रहिए, आप पूरी केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं और सिलेबस को रिलेट करके देखते रहिए, ऐसे देखने से कुछ भी नहीं हासिल होगा। आपका सिलेबस 16 यूनिट्स में कवर है,
उस सिलेबस को बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद हम 1 बाय 1 लेक्चर के थ्रू एक एक चीज़ को इलैबोरेट करके पढ़ेंगे। तब तक के लिए बी सेफ। नमस्कार।